एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस जीएसटी का चैप्टर नंबर 10 दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। कि देखो अभी हमने पता लगा लिया कि टाइम क्या है, मतलब कौन से एग्जैक्ट पॉइंट पे हमारा जीएसटी लगने वाला है। तो अभी देखते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि बोलते तो हैं जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो वो किस प्लेस पे लगेगा, मतलब जहाँ पे वो बनाया जा रहा है, मतलब मैन्युफैक्चर हो रहा है उधर, या फिर जहाँ पे उसको कंज्यूम किया जा रहा है उधर। तो वो पढ़ेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी लेट हो गया है वीडियो के लिए, बट वीडियो रिकॉर्ड हुई थी बट वो डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे, तो फिर दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर नंबर 10 दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसकी देखो पहले लाइन में लिखा है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कि मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड इन द सेंस कि जहाँ पे वो डेस्टिनेशन है उसकी, मतलब जहाँ पे गुड्स को कंज्यूम किया जा रहा है, सर्विसेज को कंज्यूम किया जा रहा है उधर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एज एक्सप्लेन इन द प्रीवियस चैप्टर सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट जीएसटी का जो प्रिंसिपल है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है, और उसकी रिवेन्यू होती है द रिवेन्यू इनकम ऑफ जीएसटी अक्रॉस द प्लेस वेयर द सप्लाई गुड्स आर कंज्यूम। कि जहाँ पे उसको कंज्यूम किया जा रहा है उसका रिवेन्यू भी उसी स्टेट और उसी यूनियन टेरिटरी को चला जाता है। सो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन इज अ सिस्टम वेयर इन रिवेन्यू फ्रॉम टैक्स रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर्ड टू द जुडिफिकेशंस वेयर दे आर बीइंग अल्टीमेटली कंज्यूम। कि देखो डेस्टिनेशन बेस्ड का क्या मतलब है कि जो रिवेन्यू है, जितना भी टैक्स से रिवेन्यू है वो उस स्टेट को जा रहा होता है जहाँ पे वो कंज्यूम किया जा रहा है। सो इसको इसीलिए बोलते हैं कंजप्शन टैक्स या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस। सो इसी की वजह से जो हमारे स्टेट और यूटी वगैरह होंगे जहाँ पे उसको कंज्यूम किया जा रहा है वहीं पे उसका टैक्स लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर राकेश है गुजरात में, उसने गुड्स प्रोड्यूस करी है और उसने चंदन को भेजी है राजस्थान में, तो वो जो हमारा रेवेन्यू होगा वो राजस्थान जाएगा, वो गुजरात में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसकी मीनिंग से, तो मीनिंग में यही है कि आप जहाँ पे उसको कंज्यूम करोगे वहीं पे आपका उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इनकम ऑफ जीएसटी कहाँ पे जाती है, जहाँ पे उसको कंज्यूम किया जाता है। सो अब पढ़ते हैं नीम फॉर डिटरमिनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई। कि हमें प्लेस ऑफ सप्लाई देखने में क्यों ही है, हम क्यों देखें कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। सो फर्स्ट इज टू डिटरमाइन प्लेस टू विच रेवेन्यू एक्वायर। कि हम यहाँ पे प्लेस इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें देखना पड़ेगा ना कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो जाएगा कहाँ। सो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, जहाँ पे उसको कंज्यूम किया जा रहा है। सेकेंड वन दैट इज टू डिटरमाइन विच टैक्स इज टू बी लिव्ड। कि कौन सा टैक्स लगेगा। चलो कंज्यूम हो रहा है यूटी में तो वहाँ पे यूटी जीएसटी लगेगा, स्टेट में कंज्यूम हो रहा है तो वहाँ पे एस जीएसटी लगेगा। सो ये चेक करने के लिए कि वहाँ पे एस जीएसटी लगेगा या सी जीएसटी लगेगा या यूटी जीएसटी लगेगा, इसलिए हम प्लेस ऑफ सप्लाई सर्च करते हैं। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है कि जहाँ पे हमने उसको कंजप्शन करा है, तो जिससे कि हमें पता लग जाता है कि जो ट्रांजेक्शन है वो इंटर स्टेट है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट है जिससे उस पर जीएसटी लगे, या फिर इंट्रा स्टेट है, मतलब कि सी जीएसटी या एस जीएसटी या फिर एस जीएसटी को हटा के यूटी जीएसटी भी, जो भी आपका स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है। सो अभी हमने देख लिया कि आई जीएसटी और सी जीएसटी एस जीएसटी कहाँ कहाँ लगता है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। की प्लेस ऑफ सप्लाई की क्या इंपॉर्टेंस है, ये रहा इधर। इंपॉर्टेंस प्लेस ऑफ सप्लाई इज बेस्ड विच डिटरमाइंस विच टैक्स इज टू बी लिव्ड। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई से देखते हैं कि कौन सा टैक्स लगेगा, सी जीएसटी लगेगा, एस जीएसटी लगेगा, यूटी जीएसटी लगेगा या आई जीएसटी लगेगा। क्योंकि जो जीएसटी है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है हमारा। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, डिटरमाइन करेगा कि गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पे कंज्यूम हो रही है, जिससे कि हमारा टैक्स पता लग जाए क्या है। अब हमें यहाँ पे इलस्ट्रेशन दी हुई है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या थी, पंजाब है, जा कहाँ रहा है, हरियाणा में। तो एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है पंजाब और हरियाणा की, तो यहाँ पे हमारा आईजीएसटी लगेगा। दूसरे केस में क्या है, पंजाब में गुड्स सप्लाई हो रही हैं और पंजाब से ही जा रही हैं, तो हमारा यहाँ पे सीजीएसटी एंड हमारा एसजीएसटी लगेगा। सो व्हाट आर बिजनेस टू बी एंड बिजनेस टू सी सप्लाईज। वैसे तो टीचर ने कट कराया बट हम कर लेते हैं, ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो बिजनेस से बिजनेस क्या होता है, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मुझे दूसरे रिटेलर या मैन्युफैक्चरर को गुड्स सप्लाई करना है, तो मैं बिजनेस से बिजनेस वाली ट्रांजेक्शन हो गई। मीनवाइल जो हमारा दूसरे वाला रिटेलर होगा वो जाके कंज्यूमर को सप्लाई करेगा गुड्स, तो जो वो कंज्यूमर को देगा तो वो बिजनेस टू सी कंज्यूमर सप्लाईज हो जाएगी, मतलब कि बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ये दो चीजें डिफरेंस है। तो बिजनेस टू बी वाले में क्या होता है, जो हमारा आईटीसी वाला था वो हमारा बिजनेस टू बिजनेस में होता है, क्योंकि हम दोनों ही बिजनेस कर रहे हैं, हम दोनों में से किसी को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बट जो हमारा कस्टमर होगा उसको ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि वो फाइनली कंज्यूम कर रहा है, उस पर तो बल्कि टैक्स लगेगा। ठीक है, और जो रिवेन्यू होता है, रिवेन्यू जस्टिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ सॉल्व, यहाँ पे रिवेन्यू भी नहीं मिलता है इनको, रिवेन्यू सीधा उधर ही मिलता है जहाँ पे उसका कंजम्पशन हो रहा है। सो अभी फ्लो पढ़ लेते हैं क्या है इनका। नेक्स्ट पेज।
जैसे कि अमन है, रजिस्टर्ड है हरियाणा का, और उसने दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को राजस्थान में बाबू को सप्लाई करा, तो बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई है। और फिर उसने कंज्यूमर को दिल्ली में गुड्स दी हैं, तो वहाँ पे बिजनेस टू सी सप्लाई होगी। बिजनेस टू बी सप्लाई अगर हरियाणा से राजस्थान में जा रही है बिजनेस और बिजनेस पे, तो इन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इफेक्ट ऑफ बाबू, बाबू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सप्लाई देयरफॉर बाबू गेट्स, उसको आईटीसी मिलेगी बाबू को, क्योंकि जो अमन ने रॉ मटेरियल पे गुड्स टैक्स दिया हुआ वो बाबू को देना नहीं पड़ेगा। इम्प्लीकेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान एक मीडिएटर का काम करेगा, राजस्थान हाँ मीडिएटर का काम करेगा, उस पे टैक्स उसको नहीं मिलेगा, तो रिवेन्यू मिलेगा राजस्थान को नहीं, रिवेन्यू राजस्थान को नहीं मिलेगा, ये रहा कि उसको राजस्थान को रेवेन्यू नहीं मिलेगा। पढ़ते हैं बिजनेस टू बी बाबू राजस्थान तो चंदन इन दिल्ली की, जो चंदन को उसने गुड दी है दिल्ली में, उस पे क्या होगा? इम्प्लीकेशन ऑफ क्या, चंदन पे क्या पड़ेगा? जो चंदन होगा उसको फर्दर बिजनेस नहीं करना है, वो उसको अल्टीमेटली कंज्यूम करेगा, तो यहाँ पे जो दिल्ली होगा उसको रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि फाइनली वो उधर कंज्यूम हो रहा है। सी दैट इज चंदन इन दिल्ली कंज्यूम द गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज, उसको समरी में क्या बोलता है कि इम्प्लीकेशन जहाँ पे जो उसको कंज्यूम करेगा वहीं जाके उसको रिवेन्यू मिलेगा। तो हरियाणा क्या है? हरियाणा को कोई रिवेन्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओरिजिन स्टेट है। मीनवाइल जो हमारा राजस्थान होगा वो हमारा मीडिएटर काम करेगा, और जो दिल्ली होगा वो उसको फाइनली कंज्यूम कर रहा है, तो उस अल्टीमेटली उसको रिवेन्यू मिल जाएगा। पढ़ते हैं रूल्स रिगार्डिंग डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई की, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कैसे डिटरमाइन करोगे? तो यहाँ पे 3 केसेस है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स की बात कर रहे हो तो गुड्स आप विद इन द इंडिया सप्लाई कर रहे हो या फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा रहे हो। सेकंड प्लेस जहाँ पे आपकी सर्विसेज की बात हो रही है कि सेम एज विद इन द इंडिया और आउटसाइड द इंडिया। फर्स्ट केस दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की, अभी गुड्स की बात करते हैं, तो जो गुड्स होगी 2 कैटेगरी में जा रही हैं, विद इन द इंडिया एंड विदाउट द इंडिया, मतलब आउटसाइड द इंडिया। फर्स्ट केस दैट इज सेक्शन 10.1A प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स आर इन्वॉल्व, जहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है गुड्स की वो इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे सीधे इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन क्या है? आशीष फ्रॉम दिल्ली wants to buy weighted machine from Perry of Punjab. पेरी डिलीवर्स द सेम, तो उसने दिल्ली में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा, क्योंकि दिल्ली हाँ, क्योंकि दिल्ली वहाँ से टर्मिनेट हो रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा। जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा दिल्ली होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा इंस्टॉलेशन हो रही है वो दिल्ली में हो रही है। तो सेकंड केस है, जॉय है हरियाणा से, उसने ऑर्डर लैपटॉप करा है बेंगलोर से, तो जो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो क्या होगी? एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे भी नेक्स्ट सप्लाई होगी बेंगलोर, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। गुड्स डिलीवर ऑन द डायरेक्शंस ऑफ थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन के केस में आ रही है, थर्ड पर्सन इन द सेंस कि ऑर्डर करा किसी और ने बट वो रिसीव कोई और पर्सन कर रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे? जहाँ पे थर्ड पर्सन आ रहा होता है, तो प्रिंसिपल क्या लगता है थर्ड पेज पे कि जो गुड्स डिलीवर हो रही है वो किसी और पर्सन को डिलीवर हो रही है, या फिर वो किसी या एजेंट के रिसीव हो रही है, तो उसी का ये एग्जांपल है। इलस्ट्रेशन मिसेस एंड मिस्टर कल्याणी है, उन्होंने बुक डिलीवर करी है मिसेस अरोरा को चंडीगढ़ में, बट अंडर सेक्शन 10.1P प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस बुक शैल बी डीइंग द लोकेशन ऑफ द पर्सन, जो भी गुड्स डिलीवर कर रहा है जहाँ पे उसकी सब प्लेस होगी वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वो नहीं है जो टर्मिनेशन हो रहा है, एग्जांपल यूटी वगैरह। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन की, जो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन कौन है? हमारा पंजाब में है धिंगरा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे CGST एंड हमारा IGST लगेगा। यहाँ पे हमारा IGST नहीं लगेगा, यहाँ पे से हमारा CGST एंड SGST लगेगा, क्योंकि वो विद इन द स्टेट वगैरह हो रही है। अब पढ़ते हैं सेकेंड थर्ड केस दैट इज वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहाँ पे जो गुड्स की है वो मूवमेंट नहीं हो रही है। तो वहाँ पे जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट नहीं होती, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ रिसिपेंट की, जो गुड्स को रिसीव कर रहे हैं हम उसी को, वही है कि जहाँ पे रिसीव हो रही है गुड्स हम उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान के चलते हैं।
इतना झंझट वाला काम नहीं है। सो अभी 6 लेजिस्लेशन पढ़ते हैं। इस लेजिस्लेशन में क्या है, उनका गोडाउन है किसी और स्टेट में, तो उनको अपना सामान ही वहाँ पे रखवाना है। तो जहाँ पे वो सामान रखवा रहा है फिर रिसीव हो रहा है, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सो फोर्थ वन दैट इज वेयर द गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल एट साइट, कि जहाँ पे जो गुड्स है हमने इंस्टॉल कराई है, ठीक है। मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, जो राहुल है वो मुंबई में है और उसने सलीम से, जो कि मुंबई में ही रहता है, एक जनरेटर इंस्टॉल कराना है उसे अपनी फैक्ट्री में। सो अपर इलस्ट्रेशन 7 दैट इज जो राहुल है वो मुंबई में रहता है और उसने सलीम से एक ऑर्डर करा है जनरेटर का कि उसकी फैक्ट्री में आके जनरेटर इंस्टॉल कर दो। तो इस केस में क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। सो इस केस में क्या होगा, जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जहाँ पे गुड्स को इंस्टॉल करा है, मतलब कि गुजरात में। अच्छा, तो उसने कहीं और से कहीं और बोला था इंस्टॉल करने के लिए। हाँ, तो जो राहुल है उसने ऑर्डर करा है गुजरात, प्लेस ऑर्डर्स ऑन सलीम टू इंस्टॉल जनरेटर इन गुजरात। अच्छा, दोनों मुंबई में, बट उन्होंने बोला गुजरात में इंस्टॉल करने के लिए। तो जो गुजरात होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो गुड्स है वो कंज्यूम करी जा रही है अल्टीमेटली। सो फिफ्थ केस दैट इज वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे गुड्स जो है वो बाय एयर, बाय रोड और बाय सीज जा रही है। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट वेसल्स वगैरह का काम होता है। सो दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है विया फ्लाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, गुड्स और सप्लाई दिल्ली इन एयरक्राफ्ट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली, जहाँ पे उसको बोर्ड करते हैं। हाँ, जहाँ पे गुड्स को बोर्ड करते हैं वो होता है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। सो सप्लाई अदर देन अबव, कि इन सब में से अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो तब डिसाइड नहीं हो पा रहा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो तब हमारी जीएसटी काउंसिल है वो डिटरमाइन करती है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रखना है। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो अब पढ़ते हैं बी दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो अगर सप्लाई, अगर हमने गुड्स इंपोर्ट कराई है इंडिया में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो कि हमने रिसीव करा है। एंड सप्लाई, अगर हमें गुड्स एक्सपोर्ट करानी, अगर हमने गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, की जो हमारी इंडिया से गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट हुई हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो उसको रिसीव करने वाला है। करेक्ट, करेक्ट। सो इलस्ट्रेशन 9 पढ़ते हैं, जहाँ पे हमने गुड्स इंपोर्ट कराई है, दिल्ली में बैठ के हमने गुड्स इंपोर्ट कराई है चाइना से। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या होगी, चाइना, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, हमने जो रिसीव करी है। सेकंड में दैट इज गुड्स एक्सपोर्टेड, गुड्स हमने एक्सपोर्ट कराई है यूएसए। सो लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या होगी, दिल्ली, एंड हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आउटसाइड द इंडिया, और लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगी, दिल्ली। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो हमारा जीरो रेटेड सप्लाई टैक्स आएगा, तो हमारा कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने तो गुड्स इंपोर्ट करी हैं। सो अभी नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। हाँ, सो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, की देखो सर्विसेज की बात कर रही हैं। सो स्टेप्स टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अभी यहाँ पे दो चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विस की लोकेशन क्या है, डिटरमाइन लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज, किसको कौन रिसीव करा। अब देखो एक चीज़ पता है, सर्विसेज जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कराई जाती, ये सिर्फ आपको अटेंड और अटेन करनी होती हैं। So, where both location of supplier of service और location of recipient of service in India, अगर दोनों इंडिया में है कि नहीं है, अगर इंडिया में है, if yes, तो यहाँ पे हमारा प्रोविजन लगता है सेक्शन 12 का आईजीएसटी का। तो यहाँ पे हमारी दो चीज़ें हैं, एक होता है जनरल प्रोविजन, एक होता है हमारा स्पेसिफिक प्रोविजन। सो जनरल प्रोविजन में क्या आता है, सेक्शन अंडर 12.2, और अगर हमारा स्पेसिफिक प्रोविजन है तो 12.3 एंड 12.4 है। और अगर स्पेसिफिक है, अप्लाई स्पेसिफिक प्रोविजन फर्स्ट, पहले हमारा स्पेसिफिक प्रोविजन लगता है, अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो हमारा जनरल प्रोविजन लगता है। सेम एज द अदर वन दैट इज लोकेशन ऑफ बोथ, अगर दोनों ही हमारे अगर इंडिया से बाहर है, सो लोकेशन ऑफ बोथ सप्लायर ऑफ रिसीवर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया, अगर दोनों ही बाहर है तो हमारे यहाँ पे प्रोविजन लॉ वगैरह एप्लीकेबल नहीं होता है। बट अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, जो लोकेशन है सप्लायर की और जो लोकेशन है रिसीवर की ऑफ सर्विसेज आउटसाइड, इन दोनों में से किसी एक की लोकेशन
आउटसाइड द इंडिया है और एक ही इनसाइड द इंडिया, तो हमारे दो ही चीज़ें लगते हैं, सेक्शन 13 लगता है IGST का, और यहाँ पे दो चीज़ें लगते हैं, जनरल प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजन। पहले आपका स्पेसिफिक प्रोविजन अप्लाई होता है, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर जनरल प्रोविजन अप्लाई करेंगे। सो एक गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे हमें ना सिर्फ जनरल प्रोविजन पढ़ना है, स्पेसिफिक प्रोविजन में हमने कटवा दिया, बट हम फिर भी पढ़ लेंगे। सो हु इज़ आवर रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो देख लो कौन है। तो रिसिपिएंट ऑफ पर्सन वो है जो सर्विसेज को अटेन कर रहा है, मतलब कि जो उसकी पेमेंट करेगा। सो जो पेमेंट करेगा वो होगा रिसिपिएंट ऑफ services. So to determine the recipient of service is crucial from the first determine the location of supplier. So now person to whom service are rendered, the definition is provided, definition पढ़ते हैं. So where a consideration is payable for the supplier goods and services or both, the person who is liable to pay the consideration, जो उस कंसिडरेशन पे करने के लायबल होगा वो होगा हमारा रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। सो जिसके हाथ में हमारा पोजीशन जाएगा, गुड जाएगी, जिसको हम सर्विस देंगे बेसिकली, वो होगा हमारा रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर, थोड़ा सा कट है बट ये कट है वैसे, बट पढ़ लेते हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लायर वही है जो उसको सप्लाई करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। तो टर्म मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है ये, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर हमें पता ही लग रहा है, देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, इसको एक्सप्लेन भी क्या ही करेंगे। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर वही है कि जो उसको सप्लाई वगैरह कर रहा है। देन सेकंड वन दैट इज what is the location of recipient of services, recipient of services क्या है? so location of recipient of services कि जहाँ पे मैं रिसीव कर रहे हैं उसकी उसकी लोकेशन क्या थी उस रिसीव करने वाले पर्सन की। सो where a supply is received at a place of business for which the organization has obtained the location of such business and spaces। देखो टेक्स्ट को ले करने के लिए हमें लोकेशन पता लगानी चाहिए सर्विसेज की, कौन को उसको रिसीव कर रहा है, मतलब रिसिपिएंट के सर्विसेज। तो वही है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं सेक्शन 12 फर्स्ट की, चेक करो कि वो एप्लीकेबल है कि नहीं है। सो स्पेसिफिक प्रोविजन प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन, इन सिंपल वर्ड्स इफ स्पेसिफिक प्रोविजंस एप्लीकेबल है तो ठीक है, नहीं है तो हमारा जनरल लो लगेगा। पहले ए पढ़ लेते हैं, वेयर सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद इन द इंडिया, अगर विद इन द इंडिया हो रही है तो जो लोकेशन होगी वो IGST CGST लगेगा। सो जनरल प्रोविजन दोनों ही कट है ये शायद, बट चलो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? सप्लाई टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, कि आप सप्लाई कर रहे हो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन कर रहे हो मतलब कि टैक्सेबल पर्सन है, जो रिसिपिएंट होगा वो पेमेंट वगैरह कर देगा। बट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। सो द लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई डज द रिसिपिएंट एंड रिसीवर ऑफ सप्लाई, इन अदर केसेस लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। तो सप्लायर की लोकेशन वगैरह को देख लेते हैं। इसका डायग्राम है, डायग्राम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है चीज़ें। सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहाँ पे जो रिसिपिएंट होगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है और अगर एड्रेस रिकॉर्डेड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो होगा। बट अगर केसेस में रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं सप्लाई कर रहे हो तो जो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगी वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सो एप्लीकेबिलिटी क्या है अब चीज़ों की, कि अगर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेसेस है और ई न्यूज़पेपर गुड सर्विसेज ही है। सो ये तो कुछ है नहीं। स्पेसिफिक प्रोविजन देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, देखो स्पेसिफिक प्रोविजंस तो सेक्शन 12.3 के अंदर क्या आता है? डायरेक्ट रिलेशन टू इमूवेबल गुड्स, कि अगर सब स्टेट एजेंट सर्विसेज अकोमोडेशन ये सब वगैरह है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जहाँ पे उनको लोकेटेड इमूवेबल गुड को लोकेटेड करा है। और अगर रिलेटिंग टू लोडिंग अकोमोडेशन इंक्लूडिंग, अगर अकोमोडेशन इन द सेंस कि जो घर होता है जहाँ पे आप टेम्परेरी रह रहे हो वो चीज़ें, जैसे कि होम स्टे, क्लब, कंपोजिट वगैरह। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? आउटसाइड इंडिया, तो जो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट है वो होगी हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई। देन नेक्स्ट सेक्शन 12.4 के रेस्टोरेंट, केटरिंग वगैरह, हेल्थ सर्विसेज वगैरह। तो यहाँ पे जहाँ पे सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म करी जा रही है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। देन ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस है, रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे उनका एक्चुअली परफॉर्म करा जा रहा है वे। देन एडमिशन, कल्चर और आर्टिस्टिक्स इवेंट्स वगैरह है तो जहाँ पे वो इवेंट पार्क वगैरह है उधर हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। देन कल्चरल एंटरटेनमेंट, कॉन्फ्रेंसेस, स्टेट फेयर है तो रजिस्टर्ड वाला तो रिसिपेंट पे नहीं होगा तो हमारा एक्चुअल, जहाँ पे वही सेम एज ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर्स एंड कुछ इलस्ट्रेशंस हैं हमारी नेक्स्ट पेज पर। वैसे तो यहीं तक ही आ रहा है बट इलस्ट्रेशन वगैरह एक बारी वो पढ़ लेना।
ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अभी तक तो नहीं लग रहा है कुछ खास। बाकी ये है ये पेज पे, इस पेज पे कि टैक्स लायबिलिटी क्या है, जीएसटी के अंदर आरसीएम आता है, ओआईडीआर आता है, रजिस्टर्ड ऑफ फॉरेन सप्लाई क्या है, देन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। उसके बाद एक समरी दी हुई है सेक्शन 14 की, अगर स्पेसिफिक कोई 14 वगैरह कोई स्पेसिफिक आ जाता है तो ठीक है। सो अदरवाइज या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 10 दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप के चैनल पे मिल जाएगी। जिसने चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो कर दो, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दो। So yeah, see you next video. Until the next video, take care.